Who all are there in class? कौन कौन है क्लास में? कृष्णा, मनीष, सुनील, अनुराग, विशाखा, और कौन है? Who else are there in class? आयुष्मान भव, खुश रहो। That's it, इतना ही हो? अच्छा, तू भी चरण स्पर्श कर रहा है क्या? तू भी खुश रहे, आयुष्मान भव। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का, पीपल एज रिसोर्स। पिछले चैप्टर में का क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे सारे, मैंने करवा दिए थे। पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लगभग सारे तुमको करवा दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पीपल एज रिसोर्स। तो द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. ह्यूमन कैपिटल, किसी भी कंट्री में जो लोग रहते हैं, जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जो लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, दे आर टर्म्ड एज द रिसोर्स फॉर देयर कंट्री। पीपल एज ए रिसोर्स, क्योंकि जिस कंट्री के लोग जितने इंटेलिजेंट होंगे, जितने पढ़े लिखे होंगे, जितने इंटेलेक्चुअल्स होंगे, वो कंट्री उतनी डेवलप करेगी। People as a resource is a way of referring to a country's working population, people in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. Like other resources, population also is a resource, a human resource. This is the positive side of large population that is overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food. तो एक कंट्री में कई सारे चैलेंजेस होते हैं, कई सारे इश्यूज होते हैं, दैट इज डिफरेंट पार्ट, चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फूड चैलेंज, तो ये सारी चीजें तो होती ही रहती हैं, बट देयर इज डेफिनेटली पीपल हु फाइंड द वेज फॉर इट। हम ही इसके रास्ते निकालते हैं और हम ही जो है प्रोडक्टिव मेजर्स लेते हैं। When the existing further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. जब किसी कंट्री के लोग डेवलप होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस कंट्री का डेवलपमेंट होता है। ऑटोमेटिकली उस कंट्री का डेवलपमेंट होता है कैसे? जैसे देख लो, एक एपीजे अब्दुल कलाम एक टैलेंटेड साइंटिस्ट निकले, उन्होंने हमारे देश के लिए 5 मिसाइल्स बनाई। एक व्यक्ति अकेले ने इतना बड़ा योगदान दिया कि उन्होंने 5 ऐसे मिसाइलें बनाई, जिसकी वजह से जो है उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। एंड जो है उन्होंने अपने टैलेंट का, अपने इंटेलिजेंस का जो यूज है वो अपने कंट्री के लिए लिया। He was offered the job in NASA, लेकिन वो नासा नहीं गए, वो इसरो को ज्वाइन किए और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किए। और आज जितने हमारे पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देन है।
तो जब एक व्यक्ति अपने देश के लिए इतना कर सकता है, तो सोचो उस देश में अगर ऐसे 100,000 या 1 लाख लोग हो जाए, तो वो अपने कंट्री के लिए कितना ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. तो ह्यूमन कैपिटल को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर सकते हैं हम थ्रू एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटीज। पहले मैंने कहा कि जिस कंट्री के एसएलवी, क्या पूछ रहा है कृष्णव? क्या पूछ रहा है? पूरा लिख के पूछ। वैसे तो मेरा फोटो लगा रखा है, तो मेरे को सिर्फ मेरी फोटो ही दिख रही है। कुछ नहीं पूछ रहे क्या? हाँ, यस। एपीजे अब्दुल, ऐसे तो उन्होंने काफी काम किए हैं। मेन जो उनको जाना जाता है दैट इज फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स। ऐसे तो उन्होंने सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भी बनाया, और जो है न्यूक्लियर रिसर्च में भी वो पार्ट रहे, और बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में। एंड ऐसे तो उन्होंने काफी सारे काम किए, लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी देन थे, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स, अग्नि, गौरी, पृथ्वी, ये सारी जो है वो उनकी देन है। इसीलिए हम उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते थे। तो इस तरीके से ह्यूमन को एज ए रिसोर्स कहा गया है कि ह्यूमन के थ्रू जो है वो कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो होता है। ओके, नाउ not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gains in other indirect ways, because the advantage of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given healthcare. In fact, human capital is one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वो अपने आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। नेचुरल रिसोर्सेस कैनॉट बिकम प्रोडक्टिव बाय इट्स ओन। तो इट इज डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन बीइंग्स, द ह्यूमन रिसोर्स विच मेक्स द नेचुरल रिसोर्स इनटू अ प्रोडक्टिव यूज। जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को प्रोडक्टिव यूज में हम कैसे लेते हैं? थ्रू सोलर हीटर्स, थ्रू सोलर कुकर्स, थ्रू सोलर इलेक्ट्रिसिटी। हु डेवलप्स दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स? ह्यूमन। सो इन दिस वे कोई भी नेचुरल रिसोर्स को कितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है वहां के ह्यूमन बींग्स पे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन बींग्स ऑफ दैट रीजन कि वो नेचुरल रिसोर्सेस को कितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं और कितने बेटर वे में और बेनिफिशियली वो यूज कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन कैपिटल, दैट्स व्हाई ह्यूमन बींग्स आर टर्म्ड एज अ ह्यूमन रिसोर्स। गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई डाउट? ओके, ये कृष्णा मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। ये मेरे को बहुत लाइक करता है, इसीलिए डीपी में हमेशा मेरी फोटो लगाता है ये। विशाखा also got it.
Okay. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. But a large population need not be a burden for the economy. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. For example, by spending resources on education and health for all, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. तो इस तरीके से population doesn't becomes a burden for the economy. अगर population is productive है, condition is that if population is productive, वो कभी burden नहीं बनती किसी country के ऊपर. Population burden तब बनती है when it is unproductive. So population से कोई फर्क नहीं. अब चाइना देख लो, चाइना इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत प्रोडक्टिव है, वो मैन्युफैक्चरिंग स्केल को बहुत बड़े लेवल तक ले चुके हैं, वो सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो इस वजह से जो है वो सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग लेवल अच्छी है. इस वजह से देखो वो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद भी एशिया की मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, एशिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री है, एंड इनफैक्ट जो है वो वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बन चुकी है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट्स व्हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट बिकम्स बर्डन फॉर द कंट्री. किसी भी कंट्री के लिए उसका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बर्डन नहीं बनती, कंडीशन दैट इट शुड बी प्रोडक्टिव. अगर वहां के लोग प्रोडक्टिव नहीं है तो कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वो अपने कंट्री के ऊपर बर्डन बन सकते हैं. नाउ यहाँ पर दो स्टोरी दिया है, स्टोरी ऑफ सकल एंड स्टोरी ऑफ विलास. देयर आर टू फ्रेंड्स, विलास and Sakal, living in the same village, Semapur. Sakal was a 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores. His father Bhuta Chaudhary worked in an agriculture field. Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jitu and sister Situ. His uncle Sham had passed the matriculation exam but was sitting idle in the house as he had no job. Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary education. His father persuaded him to continue his studies. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. Sakal was meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increase the sale of fur. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion. So that is the case of Sakal, where Sakal, an educated guy, he positively used his education. कि पॉजिटिव वे में उसने कैसे अपने एडुकेशन को यूज किया और किस तरीके से जो है उसने डेवलप किया. कि नॉट ओनली अचीव्ड हिज सीनियर सेकेंडरी एडुकेशन बट ऑल्सो he got a loan for vocational trainings in computer, and after getting loans from the vocational training उसने जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया and he got a very good kind of job. So this shows the progressiveness of Sakal, how he used his education in a better way. Now यहाँ पर उसकी यूज पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से he used his education in a better way. Story of Vilas. Vilas is an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby mandi. She could earn only rupees 150 a day. Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to the school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked for his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them.
Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a mere guinea. वहीं पर विलास का केस दिया हुआ है क्योंकि इसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, क्योंकि इसको बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली. दैट्स व्हाई he failed to secure his future or earn a profession just like your Sakal. So that is the difference between Sakal and Vilas educational path. In two case studies, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctors. Sakal acquired a degree in computer programming. तो विलास को जहां अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, आर्थराइटिस बोन्स की एक डिसीज होती है, जिसको बोन्स की एक डिसीज होती है जिसमें जॉइंट पेन्स और बोन्स थोड़े से बेंड हो जाते हैं, आर्थराइटिस. तो इस तरीके से जो है इट इज अ काइंड ऑफ बोन डिसीज. In case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. This in turn pays an individual through salary or in some other forms of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or healthcare in the early part of his life. He spends his life selling fish like his mother. Hence, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. तो इस तरीके से जो है he sells fish like his mother. जो है विलास को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, दो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली विलास को, जिसकी वजह से वो रह गया. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही डिड नॉट गेट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाया. सेकेंड, हेल्थ वाइज भी वो फिट नहीं था. तो ये एक चीज दिखाती है कि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन एंड हेल्थ. ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए. अगर तुम्हारा हेल्थ प्रॉपर नहीं होगा तो वो एजुकेशन को जो तुम ले रहे हो उसको बेटर वे में यूज नहीं कर सकते. और मान लो अगर हेल्थ अच्छी, एजुकेशन नहीं है, तो भी कोई मतलब नहीं है. इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. सकल के कॉम्बिनेशन में सकल फिट एंड फाइन था, वो नॉर्मल था, उसने बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली, वो एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग लेके जो है एक बेटर वे में जो है अपने आप को डेवलप कर पाया. उसी जगह में जो विलास था, विलास डिडंट गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज, विलास को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाए. ही डिडंट हैव गॉट प्रॉपर हेल्थ कंडीशंस, ही डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन. इसके वजह से विलास रह गया और उसको वही लेबर क्लास लाइफ जो है जीनी पड़ गई. और वो उसी की मदर की तरह फिश बेचकर जो है एक मियर इनकम जो है उससे अपना गुजर बसर करने को मजबूर हो गया. A child too with investments made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earning and greater contribution to the society. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. तो आज हर एक पेरेंट्स जो है वो कॉन्शियस है अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर. इवन जो स्टूडेंट्स है वो भी अपने कैरियर को लेकर कॉन्शियस है. तुम लोगों की बात अलग है, तुम लोग इतने कॉन्शियस नहीं हो, लेकिन मैं अच्छे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ. जो लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, गुड स्टूडेंट्स हैं, वो अपने फ्यूचर को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने कैरियर को लेके बहुत सीरियस और बहुत कॉन्शियस है. ठीक है, क्योंकि आज का टाइम जो है दैट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव टाइम. देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. तो इस कॉम्पिटिशन में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है. मैं बांदरों की बात नहीं कर रहा हूं, गुड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं. तो इस तरीके से जो वो कॉन्शियसनेस जो है, दैट कॉन्शियसनेस इज लीडिंग देम टू प्रोग्रेस बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन. तो इस कंपटीशन को फेस करने के लिए हमेशा जो है प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है. यस राहुल चौधरी, क्या पूछना है? सर आपके स्टूडेंट्स तो
रुक जा, अभी मैं बताता हूं तेरे को। नहीं कर दे, तेरे काम में बुला लिया। They are also conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's need for education at school and good health. A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. तो इस तरीके से जो लोग कॉन्शियस नहीं होते अपने कैरियर को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, फ्यूचर कॉन्शियस नहीं होते, दे ऑलवेज स्ट्राइव, दे ऑलवेज स्ट्रगल। तो इस तरीके से वो अगर प्रॉपर पहले से एक प्रिपरेशन नहीं होती है, एक प्रॉपर स्टेप्स नहीं लेते हैं, एक प्रॉपर वे में दे आर नॉट रेडी टू फाइट इन दिस कॉम्पिटिटिव सेशन, देन डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो है दे लैक बिहाइंड, वो लोग पीछे रह जाते हैं। अब देखो यहां पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है जापान का। जापान के बारे में इसीलिए दिया हुआ है कि जापान जो है पहले एक बहुत पुअर कंट्री हुआ करती थी। जापान पहले एक बहुत पुअर कंट्री होती थी। दूसरा, वो नेचुरल कैलेमिटीज से अफेक्टेड थी। नेचुरल कैलेमिटीज मींस जैसे फ्लड, जैसे तुम्हारा अर्थक्वेक, वोल्केनो, सबसे ज्यादा तुमको पता है अर्थक्वेक वोल्केनो जो है जापान में सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से जापान जो है वो कई तरीके के नेचुरल कैलेमिटीज से अफेक्टेड थी, पॉवर्टी थी। लेकिन जापान ने क्या किया कि पहले उन्होंने एक यूनिफॉर्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट किया वो अपने लोगों पे किया। उनका जो पहला इन्वेस्टमेंट था, उनकी जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी थी, उनका इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने लोगों पर किया, उनके एजुकेशन पर किया, उनकी हेल्थ पर किया। यही लोग जब पढ़ लिख के डेवलप हुए तो उन्होंने क्रिएटिव मेजर्स लिए और उन्होंने अपनी कंट्री के क्रिएटिविटी के लिए काम करने लगे। वो बेटर से बेटर टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट किए, वो बेटर से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए अपनी कंट्री के लिए। इस तरीके से जो डिफरेंट फील्ड्स थी, हर एक फील्ड थी, उन्होंने जो है अपने अपने तरीके से जो है उन्होंने योगदान दिया। तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपने कंट्री को डेवलप कर लिया। They import the natural resource needed in their country. How they became rich, developed, they have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and development. So, इस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ पीपल, उनके ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की वजह से दैट कंट्री ऑल्सो डेवलप। Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. Sakal's mother Sheila cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house and looks after her children. Sakal's father Bhutta cultivated the field, sells the produce in the market and earns money for the field. So यहाँ पर अगेन जो है वो सकल और ये वाला एग्जाम्पल दिया गया विला का, ये पढ़ लेना, ये इतना हार्ड इश्यू नहीं है। मेन जो द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो गीता मदर, इसको पढ़ ही देता हूँ। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, देयर अर्निंग्स लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटरपार्ट इज डिटरमाइंड on the basis of education and skill. Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him. Education and skill are major determinants of the earnings of any individual in the market. A majority of women have mere education and low skill formation.
Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activities relating to legal protection is mere. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, childcare, and other social security system. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most, and some women have entered administrative and other services, including job, that need high levels of scientific and technological competence. So it means that education is a must for every sections of the society. So education helps a person for his inner development, not only inner as well as outer development. तो प्रॉपर एजुकेशन होने से क्या होता है, व्हेन पहले क्या गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी, जिसके वजह से जो है दे वर ओनली स्टिक टू द हाउस होल्ड जॉब्स, दे वर ओनली मेंट फॉर द डोमेस्टिक कोर वर्क्स. तो इस तरीके की चीजें थी. तो वहां पर जो है पहले इस तरीके से होने की वजह से जो है देयर वाज नो डेवलपमेंट ऑफ विमेंस का डेवलपमेंट नहीं हो पाता था. Now, after the women started getting proper education, better opportunities of job, they are proving themselves in each and every field. So, आज कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर विमेन्स ने अपने आप को प्रूव नहीं किया है. आज they are doing the kind of jobs which was only expected for the men category only. So, now with better opportunities, they are able to prove themselves. They are able to get the kind of each and every kind of jobs in every field. Today women are in each and every sector. Even they are in the sectors ऐसे sectors में है where jobs ऐसे particular jobs में है which was only meant for the men or male dominating society. Now, quality of population. Quality of population depends upon the literacy rate, health of a person, indicated by life expectancy and skill formations acquired by the people of that country. The quality of population ultimately decides the growth rate of country. Literate and healthy populations are an asset. So that's why quality of population. Previously only I told that population is not burden to a country unless and until the population is progressive and productive. So any country cannot consider its population or people to be burden for it unless and until that population is productive and progressive for that country. तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया. आई गिव यू द एग्जाम्पल्स ऑफ चाइना, हाउ चाइना बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, then also it is the most developed country of Asia continent as well as the third biggest economy of the world. So this shows that population does matter when it is productive, and burdens कब burden बनता है, जब वो non productive हो जाता है. So this is all about the quality of population. Now again, that is the same example of Sakal and Vilas has been repeated over here. That Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of good job and salary. We saw education was an important input for the growth of Sakal. It opened new horizons for him, provided new aspirations, and developed values of life. Not only for Sakal's education contributes towards the growth of the society, but it also enhances the national income, cultural richness, and increases the efficiency of the governance. So there is always a provision made for providing universal access, retention, and quality in elementary educations with special emphasis on girls.
So there is also an establishment of pace settings of schools like your Navodaya Vidyalaya in each district. Vocational streams have been developed to equip large numbers of high schools, and students with occupations related to knowledge and schools is also being provided. Now the plan outlay on education has increased. If you see the graph, the plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3,766.90 crores in the 11th plan. So the expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.0% in 2015-16 BE and has remained stagnant around 3% from past year. तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन बजट्स को बढ़ाती जा रही है. We have seen the plan execution which was 151 crore in the first plan, then it was executed to 3,766.9 crore in the 11th plan. So we can see the growth from 151 crores to 3,766.9 crore. So that shows the growth and the consciousness of the governments towards education. So यहाँ तक clear है? Everyone got it? Any doubts? Good doubts? Anyone? Any doubt? Any queries? सही है राहुल सुतार. दो तीन मिनट बस, 2 ही मिनट. So खुद की फोटो लगा ले. So the last activity is estimation. Today's last topic, estimated as stated in the budget documents of Union State governments, Reserve Bank of India. The expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18. The literacy rates has increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11. So literacy is not only a right, it is also needed in the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. So each and everyone, right to education, each and everyone has got right to education. So under right to education, the government is also providing education on its parts, as well as we have got all kinds of educational facilities in our country. Even आज जो है वर्ल्ड मार्केट भी खुला हुआ है. यू कैन गो अब्रॉड फॉर एनी काइंड ऑफ एडुकेशन यू वांट टू अचीव, एंड इवन दे कैन आल्सो कम टू आवर कंट्री फॉर द एडुकेशन पर्पस. सो वी सी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जो MBBS के लिए बाहर जाते हैं एंड मेनी अदर कोर्सेज के लिए, और ऐसा नहीं है कि वहां के भी काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर आके दे परस्यू एडुकेशन ओवर हियर. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 22. ठीक है, I'm marking over here on Tuesday. Just a minute. Will continue from Tuesday onwards this topic, and today is your 19th. So that's it for today. Thank you and have a nice day.